नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा की बात करेंगे। सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। व्याकरण प्लस पेडागॉजी यानी संस्कृत भाषा में व्याकरण के रहेंगे प्रश्न, संस्कृत भाषा में शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। यानी टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है, क्लास है आपका। और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे, संभावित प्रश्न रहेंगे। दोस्तों इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कमर कस लेंगे। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पहले हम शिक्षण शास्त्र से शुरू करेंगे, क्योंकि शिक्षण शास्त्र ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। और अगर आपने पेडागॉजी बेहतरीन तैयारी से की है तो सिलेक्शन यानी कि हमें जो हमारा मकसद है सिलेक्शन, एक सरकारी सीट, वो जरूर मिलेगी। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सभी दोस्तों को वंदे मातरम है, जय हिंद दोस्तों। प्रश्न पहला आ चुका है, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। दोस्तों भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है व्याकरणस्य ज्ञानम यानी व्याकरण का ज्ञान, शुद्धोच्चारण यानी शुद्ध उच्चारण करना, व्यवहार ज्ञानम व्यवहार का ज्ञान करना, या विद्यार्थी की रुचि यानी विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा शुद्धोच्चारण। ठीक है, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, क्या है, शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाएंगे, आपका परिवार है, अपना परिवार है। प्रश्न देखेंगे, संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। ये बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न, लगभग आपके कौशल से संबंधित 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, इनको कंठस्थ कर लेना है। मैं बार बार दोस्तों आपसे कहता हूँ, संस्कृत भाषा में जो 4 आपके कौशल हैं, पहला होता है कौन सा, श्रवण कौशल होता है, दूसरा संभाषण कौशल होता है, तीसरा पठन कौशल होता है, और अंतिम कौशल लेखनम कौशल होता है। तो प्रथम कौशल पूछा गया तो श्रवण यानी सुनना पहला कौशल हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहयोग उपकरणम अस्ति। दोस्तों अर्थात संस्कृत शिक्षण के परंपरागत सहयोग उपकरण कौन सा होता है। परंपरागत सहयोग उपकरण, ठीक है, आकाशवाणी होगा, दूरदर्शन होगा, मानचित्र होगा, या श्यामपट्ट होगा। दोस्तों बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। तो संस्कृत शिक्षण के परंपरागत सहयोग उपकरण कौन सा होता है दोस्तों, तो आपका श्यामपट्ट होता है। शिक्षक का मित्र आपका श्यामपट्ट होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचा नाम भाषा। दोस्तों संस्कृत भाषा की सर्वाधिक समीचा नाम भाषा कौन है। समीचा नाम मतलब समीप या पास से होता है। तो संस्कृत भाषा की सबसे सर्वाधिक समीप या नज़दीक भाषा कौन सी होती है, चित्तार्थम, संगणकार्थम, दूरदर्शनम, या ध्वनि विस्तार यंत्रार्थम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सटीक आंसर जानेंगे दोस्तों। सभी लाजवाब प्रश्न सिलेक्शन की दृष्टि से। तो संस्कृत भाषा का सर्वाधिक समीचा नाम भाषा संगणकार्थम होगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। स्क्रीन पर है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परिष्करात्मक शिक्षणम अस्ति। दोस्तों परिष्करात्मक शिक्षण जो होगा वह कैसा शिक्षण होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण होगा, व्यापकम होगा, मौखिकम होगा, या विकल्पात्मक होगा। तो परिष्करात्मक शिक्षण कौन सा होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो परिष्करात्मक शिक्षण आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या है, उपचारात्मक शिक्षण को परिष्करात्मक शिक्षण बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृत भाषा कौशले अंतिम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा के कौशल में अंतिम कौशल कौन सा होता है, श्रवण पहला होता है, संभाषणम दूसरा होता है, पठन तीसरा होता है, और लेखन आपका अंतिम यानी कि चौथा कौशल होता है। तो लेखनम यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न सभी लाजवाब प्रश्न है, पाठ योजनायाम अभिभवीय अभवत।
जो पाठ योजना होती है इसके अंतर्गत कौन सा होता है? यह सर्वप्रथम पाठ योजना में क्या शुरू किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? समाजशास्त्र आएगा, संस्कृत आएगी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आएगी या अर्थशास्त्री? दोस्तों पाठ योजना की शुरुआत में क्या बोला जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो पाठ योजना की शुरुआत में क्या बोला जाता है? पाठ योजनायाम अभिभावी अभवत। कौन है दोस्तों पाठ योजना के अभिभावी अभवत, किसको बोला जाता है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें दोस्तों। आगे आने वाली क्लासेज जो होंगी इससे भी लाजवाब प्रश्न होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षणम भवेत। शिक्षण कैसा होता है? बोधात्मक होता है, रचनात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है या ये सभी हो जाएगा? तो शिक्षण कैसा होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो शिक्षण आपका देखिए बोधात्मक में होता है, यानी बोध के रूप में भी शिक्षण किया जाता है, रचना के रूप में भी होता है, ज्ञान के रूप में भी होता है। तो ये तीनों रूपों में होता है। तो शिक्षण आपका सर्वाणी में आएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। निबंधात्मक परीक्षा उपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक जो परीक्षा होती है इसके उपेक्षा में विश्वसनीय क्या परीक्षा कहलाएगी? साक्षात्कार परीक्षा कहलाएगी, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाएगी? तो निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा जो विश्वसनीय परीक्षा होती है दोस्तों, वह आपकी कौन सी परीक्षा कहलाएगी? तो वह वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाएगी। ठीक है, विश्वसनीयता किस में होती है? निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा विश्वसनीयता किस में होती है? वस्तुनिष्ठ में होगी। वस्तुनिष्ठ में पता है 4 ऑप्शन रहते हैं, जो आप सही किया तो आपको 1 नंबर मिल गया, नहीं किया तो आपको 0 नंबर मिल गया। तो विश्वास होता है, अगर हमने सही किया तो हमें 1 नंबर मिलेगा। तो विश्वसनीयता परीक्षा आपका होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बोधात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है, रचनात्मक होता है या ये सभी होते हैं? दोस्तों लाजवाब प्रश्न है। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आपका संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बोधात्मक रूप में भी होता है, ज्ञानात्मक रूप में भी होता है, रचनात्मक रूप में भी होता है, यानी सर्वाणी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। सभी लाजवाब प्रश्न हैं, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न यह है, स्वाय्य प्रलयाय सोपानानि सन्ति। दोस्तों स्वाय्य प्रलयाय के सोपान कौन से हैं? नियोजन होगा, क्रियान्वय होगा, मूल्यांकन होगा या ये सभी होंगे? सही आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, सही एवं सटीक आंसर क्या होगा। तो दोस्तों स्वाय्य प्रलयाय के सोपान आपके नियोजन भी है, क्रियान्वयन भी है और मूल्यांकन भी है। तो सर्वाणी होगा, यानी ये सभी आपके सोपान हो गए स्वाय्य प्रलयाय के। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। चतुर्थविधि भाषा कौशलेश द्वितीय कौशलम अस्ति। दोस्तों चतुर्थविधि भाषा कौशल की द्वितीय कौशल कौन सी है? तो मैंने बताया श्रवण पहला होता है, प्रथम होता है, द्वितीय आपका संभाषण होता है, तृतीय आपका पठनम होता है और अंतिम चौथा आपका लेखनम होता है। तो द्वितीय कौशल पूछा गया है, तो यानी कि आपका संभाषणम, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। संभाषण जो होता है महत्वपूर्ण किस पर होता है? जैसे नाटक हो गया, ठीक है, या वार्तालाप करना, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संभाषण के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है और ऐसे ही प्रश्न इससे लाजवाब आपके एग्जाम पैटर्न पर सिलेबस पाना है, प्रश्नों को पाना है, बेहतरीन तैयारी करना सिलेक्शन के लिए, तो जायसवाल कोचिंग सेंटर की सदस्यता यानी सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने ही मेरे भाई बहन सब्सक्राइब कर लिए हैं सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स है। और बस सरस्वती माँ से यही कृपा है कि अगले साल आप लोग निराश नहीं करेंगे, सरकारी सीट यानी अध्यापक पद पर आपकी नियुक्ति होगी। तो सभी लोग कमेंट करेंगे। अध्यापनम, अध्यापनम एक कला है, एक विज्ञान है, एक अभयम है या नोभियम है? दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे। अभयम होता है दोनों और नोभियम मतलब संस्कृत में होता है कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापन क्या होगा? एक कला, विज्ञान, अभयम या कि दोनों है? सभी लोग कमेंट करेंगे। अभयम यानी दोनों होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अध्यापन दो है, अध्यापन आपका कला भी है, आपका विज्ञान भी है, तो अभयम हो जाएगा। अभयम मतलब क्या होता है? ये दोनों आपके होंगे, अध्यापन, कला और विज्ञान। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक भाषा या लिपि वर्ते इत्यत्र उत्तम।
दोस्तों प्रत्येक भाषा लिपि जो होती है कैसी होती है, ठीक है, लिपि वर्तते, प्रत्येक भाषा जो होती है वह लिपि में होती है। क्या यह सत्य है, क्या यह असत्य है, अंशतः असत्य है या पूरी तरह से असत्य है, या अंशतः सत्य है या पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, कुछ सत्य है, अंशतः मतलब होता है कुछ सत्य है, कुछ अंश सत्य के हैं, कुछ अंश असत्य के हैं। तो प्रत्येक भाषा लिपि में होती है, ये कितना सत्य है, कितना असत्य है, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक भाषा लिपि, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है और प्रत्येक भाषा अपनी लिपि में होती है, तो वह सत्य दिया गया है। ये उक्ति, ये आपका कथन जो दिया गया है पूरी तरह से सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यह दिया गया है दोस्तों, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत। दोस्तों जो आपकी त्रिभाषा सूत्र है उसके अनुसार प्रथम भाषा कौन सी होती है, हिंदी भाषा है, आंग्ल भाषा है, मातृभाषा या प्रांतीय भाषा है या आधुनिक भाषा है। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। दोस्तों जो आपकी त्रिभाषा सूत्र है यह आपके संविधान के 8वीं सूची के धारा 343 से लेके 51 तक इस पर है। ठीक है, और कानून बनाया गया है और भाषा संबंधी कानून जो है बनाया गया है इसमें। और सन 1961 में हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन का आयोजन पर ही यह आपका त्रिभाषा सूत्र उस सम्मेलन से ही निकला है, उस सम्मेलन से ही यहाँ पे निकाला गया है त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, तो यह संविधान के 8वीं अनुसूची के धारा 343 से 51 तक जो है भाषा संबंधी कानून बनाया गया है, त्रिभाषा सूत्र है जो आपका। ठीक है, इसमें जो बनाया गया था प्रथम भाषा आपका होती है मातृभाषा या प्रांतीय भाषा होती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास कैसे लगी, लाजवाब क्लास है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सदस्यता हासिल करें और इस परिवार में हासिल करें, इस परिवार की सदस्यता हासिल करें, इस परिवार से जुड़े, इस परिवार को आगे बढ़ाएं क्योंकि ये आप लोगों का परिवार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे जो आपके अपठित गद्यांश या पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो दर्शनीयो इदम उद्यानम इत्यत्र रेखांकित पदे प्रत्यम वर्ते। जो दर्शनीयम इदम उद्यानम इत्यत्र रेखांकित पद में हमें प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो क्या होगा दर्शनीयम, तो दर्शनियों में सभी लोग बताएंगे दर्शनियों में प्रत्यय क्या होगा। तो दर्शनियों में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दर्शनियम में क्या प्रत्यय हो जाएगा आपका, अनियर प्रत्यय हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखेंगे, द्वितीय प्रश्न दिया है, इदम वाक्यो मया न वक्तव्य इतृत वाक्य पदे प्रत्यम वर्तते। दोस्तों अब बताना इस पे। जी हाँ, वाक्यो मया न वक्तव्य इतृत वाक्य पदे प्रत्यम। अब सभी लोग बताइए किस क्या है, इस वाक्य में प्रत्यय की पहचान बताना है, कौन सा है, तब्यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है या नेत प्रत्यय है। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, इदम वाक्यो मया न कर्तव्य है इतृत वाक्य है। सभी लोग कमेंट करें कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नृत प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, वाकई पदे प्रत्यम वर्तते, नृत प्रत्यय वर्तते। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान कालिकम प्रत्यम वर्तते। अब आपको पता है अपठित गद्यांश पद्यांश रहते हैं, उसमें से ये आपका एक वाक्य शब्द आ गया कि वर्तमान कालिकम लिखा है। तो इस शब्द में अगर प्रत्यय पूछ लिया गया तो आप लोग कौन सा सही करेंगे। तो वर्तमान कालिकम में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, क्या तुन प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, त्यत प्रत्यय है या सत प्रत्यय है। तो वर्तमान कालिकम में जो प्रत्यय होगा वह सत प्रत्यय हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रीधन लुप इत्यत्र पूर्ण पदम सात। अब इस पूर्ण पदम का क्या बोला जाएगा। ठीक है, ये कारक है, कर्णम आएगा, कर्तव्य आएगा, यह कर्ता आएगा। क्री धातु और आपका उनलुप प्रत्यय दिया गया है, इसमें पूर्ण पदम सात, पूर्ण पद को क्या बोला जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं इसमें कारक यानी कि कारक बोला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों, पचमानई है पक्यवान उक्ति है उड़वाह पदे क्रमेण प्रत्यम वर्तते। यानी कि जो पचमान पकवान ये जो आपके उड़वा पद दिए गए हैं, कैसे पद है आपके, उड़वा पद हैं। ठीक है, इनको क्रम में प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, सभी लोग क्रम में प्रत्यय बताना है दोनों में, पचमानई है और पकवान में।
सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो प्रत्यय होगा सानच, कतवतु, कित्न और कत्वा। ठीक है, ये जो चार दिए पचमान, पकवान, उक्ति, उड़वा, ये जो चार पद दिए गए हैं, इन चार पदों को क्रम अनुसार हमें बताना है कि कौन कौन सा प्रत्यय होगा। तो पचमान में सानच होगा, ठीक है, पकवान में कतवतु हो जाएगा, ठीक है, और उक्त में कित्नु हो जाएगा, ठीक है, और आपका उड़वा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। विपत्ति पदे कस्मिन लिंगे स्यात्। दोस्तों जो विपत्ति पद है इस पद में कौन सा लिंग आएगा? विपत्ति पद में कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा या अव्यय हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे विपत्ति पद में कौन सा लिंग होगा। तो विपत्ति पद में आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। और एक आपका शब्द है देवता। देवता शब्द में संस्कृत में कौन सा लिंग होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। देवी भी स्त्रीलिंग है आपका, देवता जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया प्रश्न। नमाम्यहम गुरु इत्यत्र रेखांकित पदे संधि स्यात्। देखिए नमाम्यहम गुरु, अब इस पद में बताना है कौन सी संधि होगी। सभी लोग कमेंट करेंगे जी हाँ, कौन सी आपका संधि होगा? दीर्घ संधि होगा, गुण संधि होगा, वृद्धि संधि होगा या यण संधि होगा? सभी लोग कमेंट करें। सभी प्रश्न आपके सिलेबस और इसी टाइप के प्रश्न आना है दोस्तों, कहीं और से नहीं आना है। आपके अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे आपके मॉडल पेपर दिए हैं, जो पिछले क्लासेस थी उसमें अपठित पद्यांश गद्यांश को शामिल करके मैंने आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न कराए हैं। यानी पूरी तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि तैयारी एक सिलेक्शन की नहीं दोस्तों, आप लोगों को सपने की तैयारी है, परिवार में खुशी की तैयारी है, और वो खुशी जरूर होगी दोस्तों। आप लोग लगे रहें, ये परिवार है, इस परिवार को बढ़ाए रहें, मोरल मोटिवेशन बनाए रहें। तो सही आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुष्टैः खंड गतैः इत्यत्र रेखांकित पदे को समास है। दोस्तों समास बताना है, ठीक है, समास बताना है। दुष्टैः खंड गतैः इत्यत्र रेखांकित पदे को समास है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है समास से प्रश्न भर भर के प्रश्न आते हैं। समास से एक दो प्रश्न आता है, संधि से एक दो प्रश्न आएगा, उपसर्ग प्रत्यय से आता है, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न आते हैं और यहीं से सिलेक्शन भी होता है। तो सही आंसर जान लेते हैं क्या होने वाला है, कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा आपका। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। दोस्तों तृतीय तत्पुरुष कैसा होता है? इस समास का पूर्व पद जो होता है तृतीय विभक्ति में होता है। पहला पद जो है आपका, जो दुष्टई है, ये क्या हो जाएगा? पूर्व पद में आपका क्या हो जाएगा? पूर्व पद क्या होता है आपका? सभी लोग कमेंट करेंगे। तृतीय विभक्ति में होता है। सूत्र इसका क्या होता है तृतीय तत्पुरुष का? कृतकर्णे कृता बहुलम। कृतकर्णे कृता बहुलम इसका सूत्र होता है। यानी तृतीयांत पद का उसके अर्थ में किए गए गुणवाचक शब्द के साथ और अर्थ के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरित्रातः है, ठीक है, नख भिन्न है, ठीक है, खंडई हो गया, तो ये आपका खंड घात जो दिया गया है इसलिए आपका तत्पुरुष समास होता है। संकला खंड दिया गया है तो खंड घाते दिया गया है, ठीक है, मतलब काटा गया, टुकड़ा हो गया, खंड मतलब टुकड़ा करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत डिटेल के साथ ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न भी देखना है। तो अहिंसाम परमो धर्म इत्यत अहिंसा पदे समासो वर्तते। अहिंसाम परमो धर्म, मैंने बताया था आपको, जब भी आ वाला अगर आ गया, अगर पहले आ लगाना है तो कौन सा आएगा? क्या वह द्वंद्व समास होगा, नन तत्पुरुष समास होगा, या द्विग समास होगा, या कर्मधारय समास होगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी सी में आप ठीक है आ रहा है, पहले अगर आ गया, निगेटिव वर्ण आ गया, तो कौन सा समास होता है? उनमें नन तत्पुरुष समास होता है। यानी कि अहिंसा तो आ लग गया, हिंसा में आ उपसर्ग लग गया, तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया? निगेटिव वर्ण हो गया, तो अहिंसा, ठीक है। तो हिंसा क्या है? हिंसा निगेटिव है, अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है। तो इसमें जो अहिंसा में रेखांकित पद है, इस पर समास क्या हो जाएगा? नन तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगर आ उपसर्ग किसी में लगा है और समास पूछ रहा है तो आपको नन तत्पुरुष समास सभी में होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह है,
चराचरम इदम जगत इत्यत्र रेखांकित पदे समास है। अब चराचरम में कौन सा समास होगा? चराचरम में अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा? तो मैं बार बार दोस्तों बताया हूँ, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर संख्यावाचक होता है वहाँ पर क्या आपका होता है? तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है सभी लोग जान सकते हैं। ठीक है, संख्या पूर्व द्विगु समास है। और बहुब्रीहि समास कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, अर्थात आपके धनुष्वाणी, चक्रपाणी, चंद्रशेखर ये सभी बहुब्रीहि समास के हैं। तो चराचरम आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम इत्रिता को छंद है। अब छंद बताना है, इस पर कौन सा छंद होगा? क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, कौन सा छंद आएगा? इंद्र वज्र छंद आएगा, उपेंद्र वज्र आएगा, उपजाति होगा या वंशस्थय छंद आएगा? तो क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणम इंद्र वज्रा का छंद है। कैसा छंद है? इंद्र वज्र, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नन समय कस्य छंदस्य गणा है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि जो ननमय कस्य छंदस्य गणा है, जो ननमय दिया गया है इस जो कौन से छंद का गण है? ननमय जो है कौन से छंद का गण है? मालनी छंद का गण है। ठीक है, वसंत तालिका छंद का गण है, आपके शिखरिणी छंद का गण आपका गण है, या कि मंदाक्रांता जो छंद का उसका गण है? तो जो आपका ननमय दिया गया है दोस्तों यह मालनी छंद के गण हैं, आ जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यर्थम भरम इत्यत अव्ययम पदम वर्ते। इस अव्यय में आपको बताना है अव्यय पद कौन होएगा? व्यर्थम भरम, तो व्यर्थम सनय्य भ्रम, व्यर्थम माँ भ्रम, व्यर्थम उच्चय्य भ्रम, व्यर्थम श्वः भ्रम, क्या होगा? तो व्यर्थम माँ भ्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थम माँ भ्रम, यानी अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? माँ आपका यहाँ पे अव्यय पद हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 से 2 प्रश्न और रह गए दोस्तों। राम शब्दस्य सप्तमी एक वचनम स्यात्, यानी राम शब्द के सप्तमी एक वचन को क्या बोला जाएगा? सभी लोग कमेंट करें। रामे रामो रामाय, रामे रामो रामाय कौन सा होगा? सप्तमी एक वचन, तो रामे हो जाएगा रामो। ठीक है, राम रामे रामो रामाय आपका सप्तमी हो जाएगा। तो सप्तमी एक वचन पूछा है तो रामे आपका सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरि शब्दस्य तृतीया बहुवचने किम रूपम अस्ति। हरि जो शब्द है इस शब्द का तृतीया बहुवचन कौन सा रूप होगा? रूप भी आते हैं, आपको पता होगा, रूप भी पूछे जाते हैं। हरि का हो गया, पठ धातु हो गया, लिख धातु हो गया, राम के रूप हो गए। ये ऐसे आपको 8-10 रूप को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। अगर हंस धातु हो गया, ठीक है, नदी से भी आ जाता है। तो ये आपके जो प्रश्न हैं इनको, आपके जो रूप हैं इनको कंठस्थ 8-10 रूप कंठस्थ कर लें, इससे रिलेटेड आपको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हरि शब्दस्य तृतीया बहुवचन किम रूपम अस्ति, कौन सा रूप होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। हरि शब्द से हमें निकालना है। ठीक है, तो हरिभय होगा, हरिभ्याम होगा, हरि होगा, हरिराम होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिब्बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हरिब्बी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का। ठीक है, हरि से संबंधित जो आपका है, पितृ से भी आता है, चंद्रमा हो गया, दधि हो गया, गच्छन हो गया, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। हरि का तो ज़्यादातर आता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अस्मद हो गया है, तस्मद हो गया, ठीक है, इदम हो गया, इदम से भी आते हैं आपके के रूप आते हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। रामा का हो गया, राम का हो गया। ठीक है, तो रामे रामयो रामेशु सप्तमी होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हरि का हरिब्बी हो जाएगा, तृतीया एक बहुवचन रूप का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। रामा शब्दस्य प्रथम द्विवचन वास्तविक, मैंने अभी बताया रामा का भी आता है। देखिए आ गया, प्रश्न भी आ गया। तो रमा शब्द का प्रथम द्विवचन कौन सा होगा? ठीक है, रमा शब्द को बताना है। तो रमा शब्द का प्रथम क्या पूछा गया है? द्विवचन। देखिए रमा शब्द में क्या होता है? प्रथम वचन में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति में रमा रमे रमा है, क्या होगा? रमा रमे रमा है। तो प्रथम का द्विवचन रमा रमे क्या हो जाएगा? रमे आ जाएगा। ठीक है, रमा रमे रमा है, रमाम रमे रमा है, रमया रमाभ्याम रमा भी है, रमई है,
रामायी रमाभ्याम रमाभ्य रमायाय रमाभ्याम रमाभ्य रामायाय रमयो रामाराम रामायाम रमयो रामेशु हे राम हे रामो हे रामाय। तो राम के रूप है, रमा के रूप है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, फीडबैक छोटा सा प्यारा से कमेंट देना जरूर मत भूलिएगा। और जितने मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके सदस्यता हासिल कर लिए हैं, इस परिवार को बड़ा कर रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा बन गए हैं, तो सभी का स्वागत है आपके शिक्षक भर्ती चैनल पर। जायसवाल सर आपको नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट एक बार चेक करना मत भूलेगा, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको सभी क्लासेस आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगे। क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी जायसवाल सर आपको बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं और राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, टेलीग्राम में जरूर सर्च करें, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पे जरूर जुड़ें। जायसवाल कोचिंग सेंटर पर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। जो हमारा आपका ठीक है आइकॉन है, आपके चैनल जो आइकॉन है वह आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चैनल पे वहाँ पे भी मिलेगा। तो आप लोग समझिए, ग्रुप में जुड़े और जितने भी पुरानी पीडीएफ फाइल हैं सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाली भी नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।